नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आपका दैनिक जीवन में विज्ञान आपका और महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव और प्रौद्योगिकी, ये जो चैप्टर है, इसी पर बेस्ड हमने स्टार्टिंग में 30 प्रश्न देखे थे। पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 30 प्रश्न आज हम देखेंगे, उसके आगे के 30 प्रश्न, जहां पर 31 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी हम कुछ प्रश्न करा चुके हैं मिक्स फॉर्म में, वो भी हम एक अलग से साइंस की प्लेलिस्ट बना देंगे जूनियर सुपर टेट के नाम से, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि त्वरण जो है वो ज्ञात करने का सही सूत्र जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो है। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको छांटना है आपको कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा इसमें से। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ही ऑप्शन में, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये जो है वो हो जाएगा। और इसे ए से ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं और एक्सेलरेशन ए अल्फाबेट से स्टार्ट है, इसीलिए इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी आपका सूत्र होता है। जहां पर मैंने जो त्वरण है इसके बारे में बताया था कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को जो है वो त्वरण कहते हैं। मात्रक इसका क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। और ये भी मैंने बताया था कि ये एक सदिश राशि जो है वो होती है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं घूम फिर के चीजों से पूछा जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पदार्थ जो है उसके संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। आपसे पूछा गया है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि द्रव्यमान जो है वो आपका प्राप्त किया जाता है। जो संवेग है इसी को हम इस टाइप से भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु का जो द्रव्यमान है और जो वेग है, इसका जो गुणनफल है उसको हम संवेग के तौर पर भी दर्शा सकते हैं। यानी कि संवेग बराबर, संवेग को हम p से जो है वो डिनोट करते हैं, p बराबर m अपॉन v, इस टाइप से। अब यहाँ m द्रव्यमान है, v जो है आपका, अपॉन के संदर्भ में नहीं कहिए, m इंटू वी कहिए, क्योंकि मैंने कहा गुणनफल के रूप में होता है m इंटू वी। अब यहाँ पर यही पूछा गया था संवेग और वेग का अनुपात, तो संवेग ये हो गया और वेग ये हो गया, तो जब v बटे में आ जाएगा इसके, p अपॉन v हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। और यही तो प्रश्न में पूछा गया, संवेग और वेग का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान आपकी प्राप्त होती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 33 नंबर कि प्लांक जो है उसके अचर में किसका जो है वो आयाम होता है। ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति या फिर बल। तो बताना है आपको चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में। तो आपका आंसर कोणीय गति जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो आप कहेंगे कोणीय गति जो है इसका आयाम होता है। थोड़ा सा अब दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न कि एक लड़की जो है वो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो दोलन होते हैं उनका आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया है अलग अलग पेपर में। तो बताइए, आवर्त काल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा, आवर्तकाल डेफिनेशन किस तौर पे आप समझेंगे इसको, तो आप क्या कहेंगे कि कोई तरंग है उसके द्वारा एक तरंग दैर्ध्य की दूरी तय करने में जितना समय लिया जाता है उसे हम कहते हैं उस तरंग का आवर्तकाल। अब यहाँ पर बात करें तो अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, तो जैसे झूला यहाँ से बंधा हुआ है तो इस टाइप से होगा, तो आगे और पीछे जैसे घड़ी का पेंडुलम जाता है तो पूरा होता है, तो यही हमारा पूरा आवर्तकाल गिना जाता है। तो यही कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो वो झूले पर बैठी है और झूल रही है, और उसी झूले पर वो झूलते झूलते खड़े हो जाए, तो ये जो आवर्तकाल है वो इनमें से क्या हो जाएंगे। तो आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे आवर्तकाल जो है वो कम जो है वो हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप चीजों को समझने का भी प्रयास कीजिए। आवर्तकाल को इंग्लिश में हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसी से ही संबंधित जैसे आवृत्ति होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तरंग दैर्ध्य को वेवलेंथ कहते हैं, और आयाम को जो है हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, कला जो है उसको फेज कहते हैं। ये सब इसी से रिलेटेड टर्म्स जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न है कि घूर्णन करती एक मेज जो है उस पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का जो कोणीय वेग होगा उस पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा। कोणीय वेग, तो ये जो कोणीय वेग होता क्या है इसको समझ लेते हैं, तब तक आप आंसर बताइए कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कोणीय वेग हम कहते हैं कि घूर्णन कर रही कोई वस्तु है या कोई कण है, उसका जो कोणीय विस्थापन होता है उसमें समय के साथ परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग के नाम से जो है वो जानते हैं। मात्रक इसका होता है रेडियन प्रति सेकंड, पूछा जाता है मात्रक, ध्यान रखिएगा। अब आंसर की यहाँ पर बात करते हैं कि घूर्णन कर रहा है कोई गोल मेज है। अच्छा, आपने देखा भी होगा इस टाइप से एक झूला आता है जो यूं यूं गोल गोल करके घूमता है, जिसमें ऊपर की ओर इस टाइप से रॉड लगी रहती है पकड़ने के लिए, उस पर आप खड़े होकर नाच सकते हैं, नीचे वाला हिस्सा उसका घूमता है। तो यहाँ पर तो एक मेज की बात की गई कि गोल मेज पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका उत्तर कम हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो उसका कोणीय वेग है वो जो है वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 कह रहा है कि किसी चलती हुई वस्तु जो है उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका या उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा। त्वरण दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या भार 2 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को यदि डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका या उसकी किस पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी आपके मैंने क्या कहा दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्न से ही रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में। तो आपका आंसर सी वाला बिल्कुल सही होगा। गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाती है जब किसी वस्तु के वेग को दो जस्ट डबल कर दिया जाए, या कह सकते हैं 2 गुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा जो है उसकी 4 गुनी जो है वो हो जाती है। 37 प्रश्न देखते हैं आपका कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, रीजन बताना है आपको। इन चारों ऑप्शन में से क्या जो है रीजन होगा। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है, दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि, इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आप क्या कहेंगे कि जो द्रव्यमान होता है m जो होता है वो स्थिर रहता है, जबकि जो भार होता है वो परिवर्तनीय होता रहता है। ये सेम चीज मैंने आपको काफी बार बताई है, तो इस चीज को सदैव ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज को ऐसे भी समझिए कि यदि किसी भी चीज का या कोई पिंड है उसका जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर जितना है वही आपका, चाहे वो चंद्रमा पर आप देखेंगे तो भी वहां पर भी उतना ही रहेंगे। यानी कि किसी भी प्रकार से बाहरी बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी स्थिति परिवर्तन से भी कोई अंतर जो है वो नहीं आता है द्रव्यमान में। जबकि भार में आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदल जाता है, यहाँ पर कुछ और, चंद्रमा पर कुछ और। अगला देखते हैं 38। और प्रश्न पसंद आए, वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा सभी लोग, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। बस आप लोग अपना साथ वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर करते हुए करते रहिएगा। लाइव टाइमिंग एक दोपहर के 3 बजे की, जिसमें हम डेली करंट अफेयर ही देख रहे हैं, और एक शाम के 8 बजे की है जो कि आप ये देख रहे हैं। तो दोनों में ही लाइव आकर आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो प्रश्न आपका अगला है 38 नंबर की, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की जो स्थिति होती है और जो दिशा होती है उसमें तब तक जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये न्यूटन के किस नियम के अकॉर्डिंग होता है। लास्ट में एक ऑप्शन गैलीलियो के संदर्भ में भी जो है वो दिया गया है।
तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु जो है उसकी स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई उस पर बाह्य बल जो है वो ना लगाया जाए। कहने का मतलब यह है जैसे कि बॉल रखी हुई है तो बॉल जब तक अपने स्थान से इधर से उधर नहीं होगी जब तक कोई बाहरी बल लगाकर उसे उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए, यही चीज यहाँ पर कहा गया। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला न्यूटन का पहला नियम जो है वो सही हो जाएगा। और इस नियम के संदर्भ में आपको एक महत्वपूर्ण चीज ये भी याद रखनी है कि इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है। 39 प्रश्न कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है वो आपको बताना है कि बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या फिर शून्य होता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी जो पिंड है उसमें उत्पन्न जो त्वरण है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, यानी कि बल जो है उसके अनुक्रमानुपाती जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 40 प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन के गति के जो तीसरा नियम है उसके अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध जो बल होता है वो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, तीसरे नियम को कहा जाता है। अब बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए संबद्ध बल, या भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, या हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या उनका परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी जो दिशा होती है वो समान होनी चाहिए। तो बात करते हैं चलिए उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा कि हमेशा भिन्न भिन्न जो वस्तु होते हैं उन पर ही लगे होने चाहिए। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध जो बल होते हैं वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 41। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये जो है वो न्यूटन के किस नियम के अकॉर्डिंग जो है वो होता है। तो ये भी मैंने कहा ना प्रश्न ये क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित जो है वो पूछा जाता है। तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया था किसी का गलत जो है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो आपका आंसर सी वाला बिल्कुल सही होगा। न्यूटन जो है उसका गति विषयक तृतीय नियम जो है वही आपका सही होगा, जिसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। देखते हैं चलिए हमारा अगला प्रश्न 42 कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण जो है वो संभव है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त सभी। अच्छा प्रश्न है, बताइए चार ऑप्शन में कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। अधिकतर अच्छा एग्जाम्पल से ही आप देखेंगे न्यूटन के नियम से प्रश्न आते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखा होगा और पूछ लिया जाएगा कि किस नियम से जो है ये संबंधित है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा नियम सही हो जाएगा कि न्यूटन जो है उन्होंने अपने तीसरे नियम में बताया था ना कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जब आप पानी पर पीछे की ओर धकेलते हैं तो पानी भी आपको आगे की ओर धकेलता है। तो वही तो कह रहा है जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम के अकॉर्डिंग है, तो तीसरे नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 43 प्रश्न कह रहा है कि जब कोई पिंड है जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कोई उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, ये कथन जो है वो किसने दिया। ये कथन पूछ लिया गया है। अभी तक पूछा जाता था कि ये जो है किस नियम के अंतर्गत आता है, अब पूछ लिया गया डायरेक्ट कथन। तो न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो जिन्होंने नियम दिए हैं उन्होंने ये कथन भी दिया है। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आप कहेंगे न्यूटन जो है आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 44 प्रश्न कह रहा है कि बल की जो परिभाषा है उस वो आती है न्यूटन से, या न्यूटन जो है उसके गति के पहले नियम से, या फिर दूसरे नियम से, या फिर तीसरे नियम से, या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा। बल की जो परिभाषा है वो गति के पहले नियम से जो है वो आती है। पहला नियम मैंने अभी बताया था कि कोई पिंड है जब तक अपनी विरामावस्था में तब तक रहता है जब कोई बाह्य बल लगा करना उसे उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाए, तो बल वर्ड वही तो आता है। तो वही तो पूछा गया है क्या कि बल की परिभाषा कहाँ से आती है, तो न्यूटन के पहले नियम से आती है। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
45 प्रश्न कह रहा है कि किसी पिंड जो है उसके उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो बताइए, गतिहीनता, जड़त्व, कुलभार या फिर अक्रियता। जैसे पहले अपना जो चैप्टर था, यानी कि जो इससे पहले वाले हमने प्रश्न देखे थे, उसमें अधिकतर सभी प्रश्न किस पर आधारित थे? इकाई पर आधारित थे। इसमें सब अधिकतर प्रश्न न्यूटन के नियम पर ही आधारित आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है, दैनिक जीवन में, विज्ञान में पर्टिकुलर चीजें हैं, टॉपिक हैं, उन्हीं पर धीरे 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 करके हम 30-30 करके प्रश्न देख रहे हैं। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपका जड़त्व जो है वो सही होगा, कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो आप कहेंगे जड़त्व जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 46 कि न्यूटन जो है उसके पहले नियम को जो है वो कहते हैं। आघूर्ण का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, ऊर्जा का नियम कहते हैं, या संवेग का नियम कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो नाम ही एक्चुअल में पूछा जाता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? क्या कि न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर की बात करते हैं तो काफी बार मैंने बताया कि जड़त्व के नियम के नाम से जो है वो जाना जाता है। 46 के बाद है 47 प्रश्न कि गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा होता है वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल के कारण, गाड़ी द्वारा या घोड़ा जो है उसके द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, या फिर घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कितना अच्छे तरीके से प्रश्न को पूछा गया है कि जब आप देखते हैं गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा होता है वो आगे बढ़ता है तो किस रीजन से होता है? आपको लगता है उसको मारा जाता है चाबुक से, वो रीजन है, या वो बल के संदर्भ में ही आगे बढ़ता है? तो मारने के संदर्भ में तो उसे आप सही नहीं करेंगे, तो बल के ही संदर्भ में पूछा गया है। तो पहला ये कि गाड़ी द्वारा घोड़े पर जो बल लगाया जा रहा है उससे, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर बल लगाया जा रहा है उससे, या घोड़े द्वारा जो पैर होते हैं उससे वो पृथ्वी पर धकेलता है उसके कारण वो बढ़ता है, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया में मैंने बताया ही था क्या कि जितना आप बल लगाते हैं वापस से उतना लगता है। तो घोड़े द्वारा जब दौड़ता है तो वो जमीन पर बल लगाता है, पर आगे बढ़ने का रीजन क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, उसी से वो आगे जो है वो बढ़ता है। 48 प्रश्न कह रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक जो है वो ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसका किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है, बताइए। अच्छा प्रश्न है। सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बहुत ही गाड़ी ब्रेक वाला पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को कि आपका इसमें भी न्यूटन का पहला नियम ही जो है वो सही हो जाएगा। क्या कि जब तक आप स्थिर में रहेंगे, जब तक कोई गति में है वैसे ही रहेंगे, जब तक कोई बाह्य बल लगाकर। तो इसमें बैठे वाले जो यात्री है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखते हैं आपका 49 प्रश्न कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यही प्रश्न मैंने आपसे प्रीवियस वाले 30 प्रश्नों में पूछा था और कहा था हम इसका वाला आंसर नेक्स्ट वाले वीडियो में देंगे। जिन्होंने ट्राई किया था उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने सही बताया था कि गलत गलत बताया होगा। तो सही आंसर पता चलने पर हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी प्रश्न पूछूं उसका आंसर सभी लोग अवश्य बताया करिए। आंसर की बात करते हैं तो इसमें भी आप कहेंगे न्यूटन का तीसरा नियम बिल्कुल जो है वो सही होगा। इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया लगेगी। क्यों? जितना वो पीछे की ओर ढकेलता है, जब आप देखते हैं रॉकेट चलता है तो पीछे से आग निकलती है, तो उतना ही वो आगे की ओर धकेलता है। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो रॉकेट जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अश्व जो है यदि एकाएक चलना आरंभ जो है वो कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का रीजन क्या होता है? जो अभी हमने देखा, मैंने बताया था ना, वो बस वाला से रिलेटेड सेम वैसे ही पूछा जाता है, पर यहाँ पर उसको अलग अलग तरीके से दे रखा है। देखिए यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण के अलावा द्रव्यमान का संरक्षण नियम दिया गया, यहाँ नियम वैसे करके नहीं दे रखे हैं। तो उसके अंतर्गत भी आपको बताना है विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम, कि जैसे अश्व है, अश्व मतलब घोड़ा है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही जो है उस पर बैठा हुआ जो चालक है अश्व पर, उसके गिरने की आशंका का रीजन क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर सी वाला विश्राम जड़त्व जो है वो सही होगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि न्यूटन जो है उसके
पहले नियम के अंतर्गत आएगा, तो मैंने पर ये भी कहा ना कि पहले के अंतर्गत भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे विश्राम जड़त्व भी उसके अंतर्गत का भाग है, तो ये आपका उसमें हो जाएगी। ये सेम वही एग्जांपल है जो अभी हमने बस की बात की थी, अचानक से चलने लगे तो आप धक्का खा के आगे की ओर गिर जाते हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? आपने देखा भी होगा क्रिकेट, यदि आप देखते हैं तो, या खुद भी खेलते हैं तो भी आपने देखा होगा। तो रीजन क्या होता है कि बॉल जो है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता हो कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या हो सकता हो उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा कि बॉल जो है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है। यही रीजन होता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई जो बॉल होती है उसको अपने हाथ को पीछे खींच कर जो है वो पकड़ता है। अगला 52 प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है बल आपसे पूछा गया, गुणनफल है किसका किसका, ये आपसे पूछा गया। द्रव्यमान और वेग का है, द्रव्यमान और त्वरण का है, भार और वेग का है, या फिर भार और त्वरण का है। तो F बराबर एम ए होता है सूत्र, कितनी बार मैंने बताया, क्या बताया, F बराबर एम ए। अब M क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान पहले ऑप्शन में है, द्रव्यमान दूसरे ऑप्शन में भी है। तो देखिए हिंट तो आपको मिल गई। अब बता दीजिए ए की जगह क्या होगा और आंसर कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल अभी मैंने पहले ही बताया था, ए मतलब होता है एक्सिलरेशन, उस एक्सिलरेशन को हिंदी में हम त्वरण कहते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, द्रव्यमान और त्वरण जो है उसका गुणनफल होता है बल। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 53 प्रश्न कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में जो उपस्थित जो पदार्थ है उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है या मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। भार और द्रव्यमान वाला जो आपका डिफरेंस है वो मैंने पहले क्लियर कर दिया था, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो किसी टाइप के प्रश्नों में। आंसर की बात करते हैं तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित जो भार होता है वो घट जाता है और मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहती है। मात्रा कहाँ से घट बढ़ जाएगी, यहाँ से वहां जा रहा है, तो परिवर्तन जो आता है वो उसके भार में ही तो आएगा, क्योंकि द्रव्यमान के संदर्भ में मैंने पहले ही आपको बता दिया। 54 प्रश्न कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो जी है उसका मान जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, वही बना रहेगा, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं तो जो जी है उसका जो मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर की बात कर लेते हैं चलिए, तो आप कहेंगे जो उसका मान है वो बढ़ेगा, तो बढ़ता है आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 55 प्रश्न देखते हैं कि शरीर का जो वजन होता है वो आपका पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से शरीर का जो वजन होता है वो इनमें से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ, एक दोपहर के 3 बजे की है, एक शाम के 8 बजे की है। इनमें लाइव आकर आप देख सकते हैं वीडियो। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तभी तो हमने कहा कि जब कोई व्यक्ति विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा कोई हम कहते हैं विषुवत रेखा, तो उससे जब ध्रुवों की ओर जा रहा है तो बढ़ रहा है जी का मान, और जब बढ़ेगा ध्रुवों पर तो जाहिर सी बात ध्रुवों पर अधिकतम होगा। दोनों प्रश्न एक दूसरे से जोड़कर आप समझ भी सकते हैं। 56 प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह जो है उसकी तुलना में चंद्रमा की सतह पर जो है अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, इसका रीजन क्या होता है। चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल ही नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, या चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। अब आप खुद से सोचिए, अगर आपको प्रश्न बिल्कुल ना भी आता हो तो क्या उछलने के संदर्भ में या ऊंचा उछलना है वो ठंडे गर्म से कोई मतलब पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सतह खुरदुरी और उससे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कोई वायुमंडल ही नहीं है, क्या इसका फर्क पड़ेगा, नहीं। सी वाला आपका मेन होगा, गुरुत्वाकर्षण ही तो खींचने का काम कर रहा है, तो मेन उसी से ही उछलने का भी संदर्भ होगा। अगर आपको नहीं भी पता हो तब भी इस ऑप्शन को आप बिल्कुल टिक करेंगे कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसीलिए होता है कि चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा जो है इंसान उछल जाता है, और 1/6 होता है, काफी बार मैंने रिपीट करके बताया भी है।
57 प्रश्न कह रहा है कि 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या 0 जूल में से कौन सा जो है वो सही होगा, ये आपको जो है वो बताना है। तो आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 0 जूल जो है वो सही हो जाएगा। वैसे अधिकतर प्रश्न जो आते हैं वो डायरेक्ट सूत्र पर आते हैं, W बराबर F इंटू एस। किस पर आते हैं? W बराबर F इंटू एस पर बेस्ड, जहां पर जो F होता है वो फोर्स होता है और S जो होता है वो विस्थापन होता है। तो जैसे लिखा हो ना, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर, बल मतलब फोर्स, और 4 मीटर विस्थापित होता है, तो 4 मीटर हो जाएगा आपका विस्थापन। तो आपको बताना है कितने जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो इसको आप गुणा कर देंगे। 5 चक्कू 20 होता है, तो 20 जूल निकल कर आ जाता है। तो ऐसे टाइप के प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 58 प्रश्न कह रहा है, देखते हैं 60 ही प्रश्न तक हम जा रहे हैं टोटल, तो हमारे 3 ही प्रश्न और शेष रह गए हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं करता है, या अधिकतम कार्य करता है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से उत्तर की बात करते हैं, तो बिल्कुल आप यही कहेंगे कि कोई भी कार्य जो है वो नहीं करता है। यदि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में वो असफल रहता है, क्योंकि विस्थापन गुणे बल करके ही तो मैंने अभी आपको सूत्र भी इसी से रिलेटेड बताया। तो जब वहां पर वही शून्य हो गया, विस्थापन ही शून्य हो गया, तो वहां मान 0 रखेंगे, तो जाहिर सी बात है पूरा W ही आपका कार्य जो है, वर्ग जो है वो शून्य हो जाएगा। सूत्र में अभी आप मान रख के भी देख सकते हैं। 59 प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि तेज चल सके, फिसलन की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण के लिए, या फिर स्थायित्व जो है वो बढ़ाने के लिए। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। आपने देखा भी होगा पर्वतारोही कहीं अधिकतर जो पिक्चर वगैरह भी बनी होती है, उसमें भी आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा झुक कर आगे की ओर चलते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, पर वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक जो है अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार सभी टाइप के प्रश्न जैसे जैसे आ सकते हैं, हम प्रैक्टिस आपको इसी प्रकार कराते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर भी और लोगों के साथ कर दीजिए, ताकि और लोग भी वीडियो साथ में जुड़कर देखते रहें। मेन उद्देश्य है आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, तो सभी तक वीडियो पहुंचना भी जरूरी है। लास्ट प्रश्न है 60 नंबर हमारा, कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताइए उसका रीजन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, पीसा की झुकी हुई मीनार, आपको देखेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि इतनी झुकी होने के बावजूद भी क्यों नहीं गिरती है। तो उसका रीजन क्या है कि उसका जो गुरुत्व केंद्र है, उससे जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, या यह एक आश्चर्य है। तो देखिए, नहीं आपको आता है तो पढ़ रहे हैं आप विज्ञान, तो आप इन दो टर्म को तो नहीं कहेंगे कि एक आश्चर्य है या इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। बचे दो ऑप्शन, क्योंकि आप विज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन ही जरूर देंगे। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, कि जो इसका गुरुत्व केंद्र होता है वो इससे जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो इसके आधार से होकर जाती है, और वही उसको सीधा खड़ा रखने में या तिरछी होने के बावजूद भी ना गिरने में जो है वो सपोर्ट करती है। तो ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे आज के समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो ये आपका प्रश्न है जिसका आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। और कोशिश ये कीजिए डेली के जो प्रश्न हैं उनको याद भी अवश्य जो है वो करते रहिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।